मित्रों नमस्कार। बातों बातों में कि आज की कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मेहमान भरतनाट्यम की प्रतिभाशाली नृत्यांगना शिल्पा नंजप्पा हैं, जो कर्नाटक में रहती हैं और बहुत सुदूर अंचल में उनका निवास है। वे बहुत ही गुणी युवा नृत्यांगनाओं में गिनी जाती हैं और यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल नृत्य में प्रदर्शन तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके जो अनेक आयाम है, उसका व्याकरण है, उसका पठन पाठन है, उसका अध्ययन है, बहुत सारे आयामों में अपने आप को समय के साथ प्रवृत्त किया। इस तरह से बहुत निजी रूप से मेरी मान्यता है कि शिल्पा बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। 7:05 पर वो हमारे बीच होंगी। यद्यपि वे आ चुकी हैं, लेकिन मैं उनकी उपस्थिति में थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ अपने मित्रों से। आदित्य हमारे बीच में, हेमंत साहू आ गए हैं, नीतीश जी हैं, अंकुर हैं, अशोक जी आ गए हैं, श्रुति हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि एक पूरी परंपरा जो नृत्य में शुद्धता को लेकर, अनुशासन को लेकर और एक कलाकार का जो अपने आप से कमिटमेंट होता है, एक कमिटमेंट तो उसका गुरु के साथ होता है, एक समाज के साथ होता है, एक अपने आप से होता है। दरअसल जो अपने आप से कमिटमेंट होता है या वचनबद्धता होती है, उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समय के साथ बाकी सब महत्ताएं प्रभावित अप्रभावित होती रहती हैं, लेकिन अपने आप से दिया हुआ वचन, अपने आप के प्रति जो प्रॉमिस और जो वादा हम करते हैं कि इस क्षेत्र में, संसार में हमको लगातार किस तरह से काम करते हुए अपनी जगह बनानी है, जगह को विस्तार देना है और वह उदाहरण स्थापित करना है जिसके माध्यम से कला जगत में, संस्कृति जगत में एक नाम स्थापित हो, एक पहचान बने और आने वाली पीढ़ियों को एक सही मार्गदर्शन मिल पाए। मैं शिल्पा जी को जोड़ लेता हूँ और हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। रुचिरा जी, आपको भी नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये सब बढ़िया है। उजाला है कि मोमबत्ती है? मोमबत्ती है, देख लीजिए। लेकिन कमाल है, कमाल की व्यवस्था है। और बहुत सारे मोमबत्तियां हैं, इसीलिए। अच्छा। हमारे सामने एक प्रतिभाशाली कलाकार का जो उजास है, जो उजाला है, वो सबसे बड़ा। थैंक यू। ये तो हमारे अंदर से आ रही है और ये शायद हमारे गुरुजी की आशीर्वाद है, जो ऊपर से भी थोड़ा सा भेज रहे हैं हमारे लिए, बस। हाँ, साधना। अभी मैं वही बात कर रहा था, आपके आने से पहले आप आ चुकी थी, कि एक कलाकार का जो अपना कमिटमेंट केवल गुरु या सोसाइटी से ही नहीं होता है, अपने आप से भी होता है। तो जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है वो अपने आप से है। अगर हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि हम जिस भी फील्ड में हैं, जिस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं या आए हैं, वहाँ पर हमें क्या होना है। जी जरूर, मगर ये कमिटमेंट हमारे अंदर आना है तो हमें एक दिशा दिखाना है ना। ये कमिटमेंट की ओर भी, ये भी हमारे गुरुजी ही करते हैं। तो और हमारे माता पिता जो भी हमसे बहुत साल से बड़े हैं, एक्सपीरियंस है उसके पास, वही दिखाते हैं कि हम बच्चे जब होते हैं तो हमें कोई कुछ पता नहीं है कि क्या कमिटमेंट है, कुछ भी। और ये शास्त्रीय नृत्य संगीत जो है, उसके जो ये शिक्षण होता है जब हम बच्चे हैं ना, उस समय पर होते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। तो वही तो जोड़ते हैं हमें इस बात से, जाओ यहाँ से गुजरना है और बहुत सारे मुश्किलें हो गए, फेस करना है, ये सब वही दिखाते हैं जी। और ठीक कहा। हम सबको ये जानने की जिज्ञासा रहेगी कि नृत्य का संस्कार किस उम्र में शुरू हुआ और उस समय परिवार का वातावरण कैसा था, माता पिता उनका किस तरह से इनकरेज रहा,
और कहाँ रहते थे, मतलब वो गांव, वो घर कहाँ? मेरी परवरिश जो हुई वो एक शहर में थी, बेंगलोर। वहीं पे मैं पैदा हुई और वहाँ ही स्कूल कॉलेज सब वहाँ ही गई। और मेरी माँ की बहुत शौक थी क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस पे, शास्त्रीय फील्ड में कोई भी हो, कुछ भी कला हो, उसको बहुत बहुत पसंद थी। और वो सोची थी कि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि ये सब सीखे, तो उसकी बड़ी एक कामना थी कि बच्चा सीखनी चाहिए। तो मेरी दीदी है, बड़ी दीदी, तो उससे पूछ ली पहली बात कि क्या तुम सीखोगी, और उसको तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। तो मगर मेरी मम्मी ने फोर्स नहीं की कि नहीं तुम्हें पढ़नी है, तुम्हें जाना है, क्योंकि मेरी ये कामना है, मुझे पसंद है। नहीं, तो छोड़ दी, पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है बस। और मैं जो 3 साल की थी, हर कोई म्यूजिक सुना तो कोई भी डांस ड्रामा कुछ भी बज रहा था तो मैं डांस करने लगी। तो मम्मा ने सोची कि नहीं, इसको बहुत शौक है। तो जब मैं 7 साल की थी, डांस क्लास शुरू की मैंने। और मेरी ये बहुत बहुत बड़ी भाग्य की चीज है कि सबसे पहले से ही मुझे बहुत ही वंडरफुल गुरु मिला, गुरु श्रीमती पद्मी रामचंद्रन। ये मेरी भाग्य है बस। बोलते हैं कि शिष्य गुरु को नहीं चुनते हैं, गुरु शिष्य को चुनते हैं। तो इसी तरह से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ जो मैंने शिक्षण शुरू किया, मोर देन ऑलमोस्ट 22 इयर्स, जब तक वो इस दुनिया से चली गई, मैं उसके पास ही थी और पढ़ रही थी उसके साथ जो भी हो सके उतना सा। और 7 इयर्स जब थी तो मैं शुरू की। और पहले तो बहुत इरिटेट होता था, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य जो है बहुत ही, आपने जैसे कहा, बहुत ही अनुशासन, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करनी है, और ये परफेक्ट होनी चाहिए। जो बॉडी की टेक्निक्स है, हम जो करते हैं वो टेक्निक्स करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है तो हम और भी सृजन नहीं कर सकते। तो गुरु भी इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, ये ठीक कर लो। फिर पेरेंट्स भी, माँ तो मेरी पीछे भागती थी कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। और एक दिशा पे मेरी ये जो खेलने की जो इच्छा थी फ्रेंड्स के साथ, वो सब कंप्लीटली जा रहे थे मेरे हाथ से, और बहुत इरिटेट होती थी। मतलब थोड़ी थोड़ी दिन के बाद ये चालू हो गया, एक रूटीन बन गया, डांस क्लास स्कूल जाओ, डांस क्लास स्कूल जाओ। फिर एथलेटिक्स आ गई और सब कुछ चल रहा था। बहुत बिजी थी मैं, मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी दिन मेरी लाइफ में बिजी नहीं थी। ऐसी हो गई। तो अब तक भी ऐसे ही चल रहा। अब तो बहुत सारी दुनिया बदल गई है ना। हाँ, और उस समय तो खैर उस समय तो बिगनिंग था, और लेकिन ये था कि माँ और गुरु दो की बड़ी भूमिका थी आपके इस पूरे कार्य को शुरू कराने और बढ़ाने में। बहुत, और पापा के भी, पिताजी के भी, क्योंकि थोड़ा मुझे आप अपनी गुरु माँ के बारे में भी बताइए। हाँ, मेरी गुरु माँ के बारे में कहाँ शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, मुझे ही पता नहीं है। एक चीज जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि जब मैं पढ़ रही थी उसके साथ, और जब मैं कॉलेज की टाइम आई, तो उस टाइम पे एक ट्रेंड था, जो भी पढ़ रहे थे मैम के पास या किसी और, मैं मैम बुलाती हूँ मेरी गुरु को, तो जो भी पढ़ रहे थे मैम के पास, वो शायद किसी और गुरु के पास अभिनय सीखने जाते थे, किसी और गुरु के पास नृत्य सीखने जाते थे, ऐसे कट करके जाते थे। और मेरी गुरु हमेशा बोलती थी कि क्या ये एक के पास अभिनय, एक के पास नृत्य, डांस बोले तो एक संपूर्ण चीज है, एक गुरु वो नहीं दे सकते हैं तो क्या मतलब है। तो ये मेरे दिमाग में चलते थे। और मम्मी भी बोलते थे, देखो वो जा रहे हैं एक गुरु के पास, देखो वो जा रहा है एक और गुरु के पास, तुम भी जाओ। तो मुझे हमेशा लगा, और मैं बहुत जिद्दी थी, माँ से बहुत झगड़ा करती थी और कहती थी कि नहीं, मैं नहीं जाती हूँ, मैं गुरु को छोड़ के आई डोंट वांट टू गो, मुझे किसी और के पास कुछ और नहीं सीखना है। तो ठीक है,
थोड़ी बहुत एक दो आइटम्स एक और गुरु के पास जाके थोड़ा जस्ट 2 डांसेस सीख के आई, मगर फिर भी माँ से यही जिद रखती थी कि नहीं। फिर शादी हुआ, फिर भी मैंने बताया कि नहीं, मैं किसी और के पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी गुरु जो है वो खुद ही वो बहुत बहुत अच्छे डांस करते थे और उसको फिल्म बैकग्राउंड है, वो बहुत सारे मूवीज में एक्टिंग किए थे, जेमिनी गणेशन के साथ, NTR जी के साथ और राज कपूर जी के साथ भी। आपको शायद पता नहीं है मगर लागा चुनरी में दाग वो सॉन्ग है ना, वो गाना, उसमें मेरी गुरु ही नृत्य किया। क्या बात है, वाह। हाँ वही तो उसको बहुत सारे ये स्टाइल्स बताते, ये डिफरेंट ये सिनेमा के इफेक्ट लाते थे और बहुत कुछ मिला के हमें सिखाते थे। तो हमें लगा कि इतना सारा सिर्फ डांस ही नहीं, वो हमें बहुत और शिक्षण दिए हैं, इंसान कैसे होना चाहिए वो भी बताया है हमें और नृत्य भी सिखाया है। और संपूर्ण तरह से अगर आप कैमरा के बारे में आपके बारे में सोचते हैं तो ये सिचुएशन में जब कोविड हो गया है सब कोने में और हमें जो ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस देना है, तो कैसे कैमरा की आगे बात करनी है, कैसे ये सब लाइटिंग आपने देखा ना, मोमबत्ती के साथ रखी हूं क्योंकि यहाँ पे करंट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, मगर किस एंगल से देखना है, क्या कुछ देखना है, अगर तुम ऐसे टर्न करो फिर भी दिखाना है ऐसे, ये सब उन्हीं की ट्रेनिंग है। आज आप मेरे ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि क्लियर है तो उन्हीं की ट्रेनिंग है। तो इसमें इस छोटी सी चीज में ही आप पता लगा सकते हैं कि, और यहाँ से सिर से पांव तक हाथ कैसे रखना है, कहाँ देखना है, कैसे डांस करना है, सब कुछ। तो मेरी गुरु सबसे ग्रेट तो ऐसे लगते हैं। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, जो भी उन्होंने मुझे सिखाया है आई डोंट नो वेदर आई कैन डू जस्टिस, मेरी जीवन भर मैं उसको जस्टिस दे सकती हूँ, दिखा सकती हूँ सबको, मुझे पता नहीं है, इतना सारा सिखाया है मुझे। अभी हम जब बातचीत कर रहे हैं तो इसमें आनंदा शंकर जयंती जी भी ज्वाइन है, वो नमस्ते मैम। अनुपमा कैलाश जी भी हैं हैदराबाद से, उनसे अभी हमने कुछ बात किया था और सभी आर्ट कल्चर से जुड़े काफी आपके और हमारे जानने वाले लोग इसमें हैं। ये वास्तव में बहुत, जो अभी आपने कहा ना जिस तरह से कि अब मुझे यही लगा, हम लोग जो दिन में बात कर रहे थे कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और मोमबत्ती से ही बात बनेगी, तो ये एक छोटे छोटे सूक्ष्म चीजें हैं। ये एक कंप्लीट अपीयरेंस को कैसा होना चाहिए, चाहे वो मंच पर हो, चाहे इनफॉर्मल बातचीत करते हुए हो या कैसे भी हो, तो एक कंप्लीट परफेक्शन की जो बात है वो निश्चित रूप से, जो आपने बताया कि वो सिनेमा से जुड़ी थी और इतनी सारी फिल्मों में इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया था। फिल्म मेरा विषय है मुझे सिनेमा पर बात करना लिखना अच्छा लगता है, तो मैं यही जानकर मुझे बहुत मैं चकित हूँ कि इतनी अच्छी गुरु, इतने कमिटमेंट वाले गुरु के पास आपने सीखा। और ये एक बात बहुत अच्छी है कि पूरा ही सीखना है, मतलब उसमें जो जिस तरह से आपने बताया कि जो आपकी और मित्र या साथ की रही होंगी डांसर, जो कुछ हिस्से यहाँ वहाँ सीखने जाती, तो उसमें कई बार एक तरह की अस्थिरता होती है। अस्थिरता बोले तो बहुत कंफ्यूजन, नहीं पता है। एक डांसर जो है वो कंप्लीट डांस कर रही है, वो गुरु की स्थिति में है, तो फिर आपके छोटे छोटे टुकड़े या छोटी छोटी दक्षताओं के लिए कई जगह जाने से आप स्वयं भी नहीं बता पाओगे आपकी पूरी पर्सनालिटी पे जो नृत्य, एक कंप्लीट नृत्य आया, वो आया कैसे? इसमें एक्चुअली अस्थिरता नहीं, उससे ज्यादा वो सिर्फ अस्थिरता नहीं, उससे ज्यादा जो हमें पता चलता है कि बहुत सारे गुरु के साथ जो सीखे हैं, वो क्या होता है ना, वो एक इंडिविजुअलिटी, वो स्टाइल है। हमारे गुरु जब हमें सिखाते थे तो कभी खड़े होके नहीं सिखाते थे, सिर्फ बैठ के ये ऐसे करते थे कि
इसलिए नहीं क्योंकि वो कर नहीं सकते थे, जरूर कर सकते थे, मगर शी वॉन्टेड द इंडिविजुअलिटी। हमारे जो अंदर हमारे पर्सनालिटी है वो हमारे डांस के व्याकरण में आनी चाहिए, वो उसकी इच्छा थी और वो पूरी हो गई। अभी आप देखेंगे तो हर कोई स्टूडेंट है मेरी गुरु की, हम सब इतने अलग अलग डांस करते हैं क्योंकि मैम ने हमें सोलोइस्ट बनाई। समूह नृत्य में डांस करने वाले ये सिंक्रोनाइजेशन वो रोबोट भी कर सकता है, एक टाइम पे सब एक ही लकीर से हाथ रखना है, यहाँ पे ही देखना है। वो जो मैं बोल रही हूँ वो इट्स नॉट टू डिग्रेड दैट, इट्स नॉट टू से दैट वो समूह नृत्य अच्छे नहीं है, मगर मैं बिकॉज मैम के समूह नृत्य भी बहुत बहुत खूब संयोजन करते थे और प्रेजेंट करते थे, मगर मुझे लगता है अब मैं खुद टीचर बन रही हूँ और सिखा रही हूँ, बहुत ही चैलेंजिंग चीज है सोलोइस्ट बनाना, क्योंकि जो हम रसिका बनकर देखते हैं किसी सोलोइस्ट को डांस करते हुए, तो हमें भी पता चलता है कि ये आर्टिस्ट को 10 मिनट देख सकते हैं या 2 घंटे देख सकते हैं। ये उसकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये उसके डांस नृत्य करने की तरीका से पता चलता है कि वो किस तरह की सोलोइस्ट है। और मैम की जो स्टूडेंट्स आप देखते हैं ना, आप चुन चुन के देखे, एक भी स्टूडेंट बिना छोड़ते आप लिस्ट करके देखे, सब भी इतना अच्छा सोलोइस्ट है, अब इतना बड़ा बड़ा नाम लेकर आ रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टैम्प जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम और कोई गुरु के साथ जाए और पढ़े, ये कंप्लीटली एक साउथ इंडियन डिश है, चित्राना बोलते हैं, सब मिक्स करके ऐसे हो जाते हैं और क्लोन बन जाते हैं। हम सभी एक तरह से डांस करने लगता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम खो देते हैं, यही होता है। सोलो डांस से एकल नृत्य की अपनी एक महत्व है, क्योंकि एक डांसर के ऊपर पूरा ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से एक पूरे स्टेज को ऑक्युपाई करती है अपनी प्रेजेंस से, और दर्शक तक कैसे कम्युनिकेट होती है। उसमें एक स्टेज की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी मायने रखती है, पीछे से आगे तक, दाएं बाएं, और एक आर्टिस्ट। तो वहां पर अगर प्रतिभाशाली नृत्यांगना है या डांसर या आर्टिस्ट है, तो वो हर एंगल से, हर कोण से वो अट्रैक्शन रहेगा, और एक एक दर्शक तक, एक एक देखने वाले तक कम्युनिकेशन रहेगा। जी, आप ये बात बताई तो एक इंसिडेंट याद आया। आई थिंक आई वाज 19 years old। बैंगलोर के बहुत ही सीनियर गुरु थे, गुरु पद्मनी राव। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ऑडिटोरियम स्थापित किया। उसकी नाम था अभी है, उसका नाम है परंपरा, और वहां पे इनॉग्रेशन के लिए मुझे डांस करने के लिए मौका दी थी। और जब हम गए थे, क्योंकि वो बहुत नए थे, फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम चल रहा था वहां, तो लाइट कुछ वर्क नहीं हो रहा था, सिर्फ सेंटर का लाइट जो है वही वर्क हो रहा था। तो मैं थोड़ा घबराने लगी कि क्या करे, मुझे फुल माध्यम करनी है, मगर फुल 1 घंटा का डांस, तो क्या कर सकते हैं। तो लाइटिंग इंजीनियर, एक पर्सन सीनियर लाइटिंग इंजीनियर थे वहां, श्री शिरीष मोहन कह के, और उन्होंने फर्स्ट टाइम मैं मिल रही थी उससे, और मैंने बताया कि सर क्या करे, सिर्फ इतना लाइट है। उन्होंने कहा, देखिए शिल्पा जी, मैं लाइट देती हूँ, जितना लाइट है उसके अंदर आप डांस कीजिए। आप एक अच्छे कलाकार हैं तो 2 फीट बाय 2 फीट जगह पे ही आप डांस करके दिखा सकते हैं कि कितने अच्छे डांस कर सकते हैं। मैं ऐसे सिर्फ देख रही थी, और हमारे जो वो पुष्पांजलि था वो शुरू हो गया, और फट से लाइट सब आ गया। तो मैंने सोचा कि थैंक गॉड उस दिन 2 फीट और 2 फीट के अंदर नहीं थी। मगर मेरी डांस समाप्त होने के बाद उन्होंने शिरीष जी ने मेरे पास आके कहा कि नहीं, मुझे पता है, तुम्हारी डांस देखने के बाद मुझे पता चला कि 2 फीट और 2 फीट की जगह में भी तुम डांस कर सकती हो। तो उस दिन मुझे बहुत ही एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला और बहुत अच्छा लगा। आप जो बताया मुझे याद दिलाई। हाँ, वही बात है, वो जो
ये सब गुरु का ज्ञान है। कैमरे के सामने भी बहुत कम स्पेस में मूवमेंट करना होता है। अगर वो सब बताते हैं हमें, हाँ दिखा दिया ऐसे कि कैमरा के आगे डांस करना है तो ऐसे मत देखो, ये आंखों की सफेद वाला पार्ट है ना, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसे देखने हैं तो मुंह को इस तरफ रखो और ऐसे देखो, और भी अच्छा लगता है ना। ये एंगल ये सब बताते थे हमें, सिखाते थे। कितना सारा दूरदर्शन रिकॉर्डिंग ये सब किया, तब वो खुद खड़े होके बोलते थे कि यहाँ से इस एंगल से लाइट नहीं गिर रहा है, शैडो गिर रहा है, ठीक करो यहाँ से ऐसे। कैमरा के लिए ही अलग तरह से कोरियोग्राफी करते थे और स्टेज के लिए अलग तरीका से। तो ये सब सीखी हुई है बस। जो परफॉर्मेंस शुरू हुए, जब गुरु ने अलाउ किया कि अब स्टेज पर डांस करने के लिए आप प्रिपेयर हो, तो अभी जो आपने घटना बताई वो पहला अवसर था या उससे पहले भी आपने शुरुआत कर दी थी स्टेज पर? कौन सा ये घटना? नहीं, वो तो 18 साल की थी। स्टेज परफॉर्मेंसेस 11 साल की थी जब शुरू की। और मेरी अरंगेट्रम जो फर्स्ट पूरी लेंथ, वो 1.5-2 आवर्स की परफॉर्मेंस होती है ना, अरंगेट्रम, रंग प्रवेश, रंगमंच, वो जब मैं 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल की थी जब की थी मैंने। अच्छा। क्या उसका पहली बार स्टेज पर आने का क्या अनुभव था, इतना सब सीख कर, ज्ञान प्राप्त करके? मुझे कुछ भी अरंगेट्रम के बारे में एक बहुत ही बढ़िया घटना याद आ रही है। वो क्या है कि मेरी मैम जो है वो बहुत लास्ट मिनट ये चेंजेस देती है। स्टेज मंच पर जाने से पहले आके एक जति को चेंज कर देते हैं या एक एक्शन को चेंज कर देते हैं ऐसे। और मैं आई वॉज वेरी टैलेंटेड और बहुत मेरी मेमोरी पावर थोड़ा ज्यादा था, तो इसीलिए वो बहुत ट्रस्ट करती थी। मगर मेरी अरंगेट्रम ऐसी होती है, अब किसी से पूछ ले तो अरंगेट्रम के लिए 1 साल से तैयारी करते हैं और शायद 6 महीने पहले ही सब कुछ सिखा देते हैं और सब कुछ वो प्रैक्टिस करके इतना रिहर्स करते हैं कि लिटरली एक मैकेनिकल डिलीवरी हो जाते हैं। और मेरे जब ये इनविटेशन छपा हुआ है, ब्रोशर पे कौन कौन सा डांस कर रही हूँ सब छपा हुआ है, और एक देवरनामा था। देवरनामा मतलब प्रोबेबली थोड़ा अभंग से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो दास पदार्थ बोलते हैं, हमारे यहाँ कर्नाटका में बहुत सारे संत पोएट जो है ये लिखते थे। हाँ, संत। तो एक देवरनामा था जो भक्त कनकदासा ने लिखा था, वो बारो कृष्णया, इसके मतलब बारो आओ कृष्णा। बहुत ही सुंदर एक डांस है। और 12 साल की लड़की, ठीक है 1 महीना है, नहीं सिखाई। 1 हफ्ता था, नहीं सिखाई। मैं जाके मैम से पूछी, मैम 5 दिन है, प्लीज सिखाइए। हाँ तुम सीख लोगी, तुम सीख लोगी। और इतना घबराहट हो रहा था। फिर जब आई थिंक जिस 3 दिन था और सिखा दी, और एक रिहर्सल में किया बस, और जाके ओके ठीक है प्रेजेंट की। उस वक्त मुझे ये घबराहट कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ डांस करती थी, नर्वसनेस भी नहीं था, जस्ट करती थी। और इस तरह से जो लास्ट मिनट के चेंजेस हमें देते थे ना, तो हर बार क्या होता था कि इट यूज्ड टू मेक अस स्ट्रॉन्गर, मोर केपेबल। हमारा मेमोरी पावर बढ़ जाता था और सृजन होता था। इवन नृत्य संयोजन जो करते हैं, बहुत हम ऑन स्टेज नृत्य संयोजन करते हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत कुछ है जो मैम 1 दिन पहले बताते हैं कि ये स्टेप कर लो, ये स्टेप कर लो, ऐसे बताएंगे, तो हमें सब कुछ याद नहीं है। तो वो ताला, वो रिदम जो है हमारे माइंड में है ना, हम सुनाई देंगे और जो भी वो पकवाज वो प्ले कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हम जाते हैं बस। और मुझे आई डोंट थिंक इवन सिंगल प्रोग्राम में मैं ऑन स्टेज संयोजन करे बिना रही हूँ। हर प्रोग्राम में ऑन स्टेज संयोजन की हूँ, इसीलिए वो बहुत ही ऐसे भी सिखाए हैं। अभी यहाँ पर
मंजरी सिन्हा जी ज्वाइन हुई है, जो बहुत वरिष्ठ क्रिटिक हैं डांस और म्यूजिक की, दिल्ली में रहती हैं। जब कभी आगे दिल्ली में कभी डांस करने का अवसर आएगा तो वे जरूर आपके लिए लिखेंगे। मैं उनको है वो, मैं उनको उनका बहुत मान करता हूँ। वो लगभग है तो माँ की उम्र की, मैं उनको दीदी कहता हूँ, बहुत अच्छी है। दिल्ली में उनके बराबर कला संस्कृति का, संगीत नृत्य का कोई जानकार नहीं है। वो भी हमारे इस कार्यक्रम में आ चुकी है जी, बहुत खुश है। तो ये एक अच्छा है कि कुछ अच्छे लोगों से तुम्हारा यहाँ परिचय होता जा रहा है। और मैं यही सबको, दीदी को भी बताना चाहता हूँ कि शिल्पा बहुत सारे आयामों में सक्रिय रहने वाली नृत्यांगना है, जो नृत्य भी करती हैं, कविता भी लिखती हैं, कला की एक पत्रिका जो है सालाना वर्ष में एक बार निकलती है, उसकी एडिटर भी हैं। और यह है कि जब नृत्य नहीं कर रही होती तब भी बहुत सारे काम करती हैं। और अनेक वर्षों से मैं जिस तरह से शिल्पा से बात करता हूँ, जुड़ा हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है कि बहुत एनर्जी के साथ, बहुत आशाओं के साथ, उत्साह के साथ हमेशा वो बात करती है, संवाद करती है और अपना नई गतिविधियों के बारे में बताती है। हम आगे चलते तो एक तो ये सिलसिला, और फिर लगातार कुछ कई देशों में भी यात्रा कराई ना जी, कुछ कौन से? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लिथुआनिया और मालदीव। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ICCR के थ्रू गई थी। और बाकी सब प्राइवेटली में मुझे इनवाइट किए थे और मैं गई थी। जर्मनी 2 बार गई हूँ, एक बार तो 2006 में तो क्वाइट सम टाइम बैक। हाँ जी। वहाँ विदेश में परफॉर्मेंस का क्या तजुर्बा रहता है, अनुभव रहता है? क्योंकि मैं बहुत साल पहले गई थी 2006 में, और अभी रिसेंटली भी गई थी 2019 में, तो मुझे बहुत डिफरेंस देख सकती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे गई थी तो 2006 में इतनी इंटरनेट का यूजेज नहीं था। मगर अब जब हम इवन बच्चों से बात करते हैं तो भारत के बारे में उसको बहुत पता है, जो हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। और मुझे बच्चों के साथ मिलना जुलना बहुत पसंद है और उसके साथ बात करना, क्योंकि वही हमारे देश के फ्यूचर है। तो मैं उसमें बहुत उसको मायने देती हूँ। और हमारे जो यहाँ के भारत देश की जो नृत्यांगनाओं थे और गुरु जो माइग्रेट किए थे अलग देशों में, जर्मनी हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब उसकी कला को लेके वहां गए हैं और 30-40 साल से वहां रह रहे हैं। और दे आर लाइक द ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे इंडियन संस्कृति के, क्योंकि वो बहुत मेहनत एक्सपीरियंस करके, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करके वो शिक्षण दे रहे हैं वहां के फॉरेनर्स के लिए। और भारतीय बच्चों को सिखाना बहुत ही डिफरेंट है। शायद ये म्यूजिक में नहीं दिखता है, मगर डांस में, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ही बहुत बहुत डिफरेंट है। वहां के बॉडीज जो है उनके, वो कैसे मूव करते हैं, ज्यादा से बहुत स्टिफ होते हैं, और उसको दिमाग में रखते हुए शिक्षण देना आसानी से बात नहीं है। तो ये मैंने देखी कि बहुत अच्छे से वो बहुत लोग वहाँ शिक्षण दे रहे हैं। और उसको इतना इंटरेस्ट है इवन उसके स्टूडेंट्स को, और जो भी डांस भी सीख नहीं रहे हैं वो इंटरेस्ट है। मगर हम भी अच्छी तरह से कहनी है कि इट्स नॉट एग्जॉटिक, इट्स एग्जॉटिक डांसिंग नहीं है, ये एक हमारी शास्त्रीय नृत्य है जो हम टेक्निक हमें बताते हैं और फिर ऐसे करते। तो इसके विचार को अच्छी तरह से फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये मैं करती हूँ, जो जब भी मैं जाती हूँ तो टॉक्स कंडक्ट करती हूँ। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैंने जब 2019 जून में बर्लिन की इंडियन एम्बेसी में सोलो प्रोग्राम दी, और इट वाज अ 1 hour प्रोग्राम, कंप्लीट भरतनाट्यम रेpertoire सोलो।
सब लोग जो आए थे 10 मिनट पहले से ही बैठे थे, लगभग 100 लोग थे आई थिंक, और उसमें से सिर्फ 2-3 इंडियंस थे, सब नॉन इंडियंस। और डांस वो वर्णम करने के बाद चिल्ला रहे हैं ब्रावो, वाह, वर्णम तो 30 मिनट का एक डांस है, उसको देखना, उसको समझना, जो मैं नरेशन दे रही हूँ उसको समझना, फिर अप्रिशिएट करना, कोई किसी अलग बात ही है, तो वो बहुत अप्रिसिएशन मिल रहे हैं। आई थिंक हम जो प्रेजेंट करते हैं, जब हम एक और देश में जाते हैं, हम कैसे हमारे ये आर्ट को प्रेजेंट करते हैं, हम कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारे डांस के बारे में कैसे बात करते हैं, ये बहुत मुख्य है। ले मैन हम बताते हैं, जो आम आदमी, हर कोई स्कॉलर नहीं होते, हर किसी को ये सब नहीं पता है। तो हम जब करेंगे तो एक टेक्निकली रिच डांस जैसे वर्णम हो, वो भी कर सकेंगे, मगर अच्छी तरह से वो इंफॉर्मेशन देनी है, उसको जैसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो, ऐसे इंफॉर्मेशन हम देंगे तो डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे वो। ये तो है कि जो विदेशों में भारतीय कलाकार नृत्य और संगीत की जो वहां रहने लगे हैं जाके, उन्होंने लगातार 30-40 सालों में भारतीय संस्कृति को की जगह बनाने के लिए बहुत बड़ा काम किया। और जी बहुत। और ये तो है कि जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनके बच्चों को, और जो वहां विदेशी हैं उनको, दोनों ने समान रूप से, बल्कि वहां जो लोग विदेशी हैं उन्होंने ज्यादा रुचि ली ये सबको सीखने करने में। और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं में वो बात तो है कि उनके पूरे सोच में, उनकी संवेदनशीलता में, इमोशंस में, सब में परिवर्तन आता है। वो जिस तरह से दुनिया को सोचते हैं, समझते हैं, और एक जो इंडियन कल्चर है उसका एक अपना जो एक अलग डेफिनेशन है, व्याकरण है, वो इतनी सदियों से, पुराने समय से एक परंपरा, जैसे आपका ही नृत्य जो आप करते हो सीधा उसका संबंध ही शिव से है। एक्चुअली मुझे और भी एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि लिथुआनिया जब मैं गई थी और वहाँ एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी, और वहाँ के जो अटेंडीज था वो दे आर स्टूडेंट्स ऑफ इंडोलॉजी, इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में वो पढ़ रहे हैं। और वो जब वहाँ थे, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो इतनी स्कॉलरली था कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, वो सब जानते थे। तो वी अंडर एस्टिमेट, वी थिंक दैट ओ उसको उतना कुछ नहीं पता होगा, फॉरेनर्स है, नहीं, उसको सब भी पता है। और इनफैक्ट मुझे लगता है अभी कि जब मैं विदेश जाती हूँ, इन सब यूनिवर्सिटीज में डांस करती हूँ, तो और भी प्रिपरेशन करके जानी है मोर देन हमारे देश में करते हुए, क्योंकि यहाँ के लोग उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, देखते भी नहीं है, बोलते हैं ना हमारे घर की खाना पसंद नहीं आता है, दूसरे घर की खाना और पसंद आते हैं, ऐसे ही कला में भी चलते हैं। क्या बहुत समझदारी की बात कर रही हैं आप इसमें। मुझे लगता है इतना गहरा सोच ये बहुत बड़ी बात है, और वो लगभग उसी तरह का सोच है जो एक जिसने समाज को, अपने आसपास को अच्छे से देखा परखा हो। यहाँ पर जरूर हमारे देखने वालों को ये बताना चाहिए कि आप जहाँ पर रहते हो वो जगह कितनी इंटीरियर में है, और वहाँ पर अपनी साधना और कैसे आवश्यक चीज़ों तक जुड़ना कितना मुश्किल होता है, वो जरूर एक उस तरह से समझाना चाहिए शॉर्ट में कि प्रॉपर शहर से कितनी दूर वो जगह है, वहाँ की जलवायु, वहाँ मौसम कैसा रहता है, क्या चैलेंजेस है। मैं जहाँ रहती हूँ इस जगह की नाम है कुर्गू। ब्रिटिशर्स ने इसका नाम कूर्ग बना दिया, मगर कागजात पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सब ये कोडगू डिस्ट्रिक्ट है। ये कर्नाटका के सबसे दक्षिण वाले एक डिस्ट्रिक्ट है, और कोडगू जो रीजन है दक्षिण भारत की कश्मीर कहते हैं और भारत की स्कॉटलैंड कहती है। तो ये एक बहुत बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, यहाँ पे बहुत हिल्स है, और रिवर कावेरी जो है, कावेरी नदी की जन्मभूमि है ये, तलकावेरी में जन्म लेती है और शी फ्लोज अक्रॉस साउथ इंडिया। बहुत ही सुंदर जगह है, मगर बहुत ही रिमोट रूरल एरिया है। मैं रहती हूँ एक गांव में
और एक हिल के ऊपर मेरी घर है, बहुत सुंदर है। मैं बिल्कुल प्रकृति की गोद में रहती हूँ और कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है। मगर प्रकृति की गोद में रहते हुए थोड़ी बहुत मुश्किल चीजें भी फेस करनी होती है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज जो है, प्रकृति की विकोप जो होती है, वो हमें ही फर्स्ट लगते हैं। तो अभी 3-4 दिन से यहाँ बहुत बारिश चल रहा है। एक दिन में 9-10 इंच बारिश गिर रहा है और यहाँ पे बहुत बाढ़ हो रहा है और लैंडस्लाइड हो रहा है। मैंने ढूंढ ली, 1 मिनट, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हो रहा है यहाँ जी। भूस्खलन कहते हैं, बिल्कुल ठीक। यस, भूस्खलन। तो भूस्खलन हो रहा है। हाँ, मैंने देख ली, क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ। तो बहुत सारी लैंडस्लाइड हो रहा है। आज मैंने बहुत मेहनत कराई है आपसे ना, हिंदी में बोलने के लिए। जी नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। आप मेहनत के नहीं कर रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। और भी सीखना है ना लाइफ में। मैं सीख रही हूँ बस। तो यहाँ की वातावरण अभी बहुत मुश्किल घड़ी से हम चल रहे हैं। अगर आप इस ऋतु में नहीं, मामूली सी ऋतु में आप देखें तो भी मेरी घर की एकदम पास जो टाउन है वो है 14-15 किलोमीटर दूर, और मैं सब्जी प्रोविजन वगैरह लेना है तो वहां जाना है ड्राइव करके। तो हर दिन नहीं जा सकती, शायद हफ्ते में एक बार सब्जी ले लेते हैं और महीने में एक बार बाकी सब प्रोविजन जो है लिस्ट बना के ऑर्गेनाइज करके इकट्ठा करके लेना है। ये हमारी मामूली सी लाइफ है। मैं यहाँ आके 12 साल से ज्यादा हो गया है और यहाँ रह के, और ये हमारा मामूली सी लाइफ है। स्विगी नहीं है, डंजो नहीं है, ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन डिलीवरी सिर्फ 1 साल से हुआ है, वो भी मडिकेरी टाउन में। हमारे यहाँ नहीं आता है, तो कुछ और एड्रेस लेना है, वो सब नहीं करते हैं। तो कितना चाहिए उतना ले लेते हैं। रेस्टोरेंट भी बहुत कम है। तो ये हमारी मामूली सी जीवन है। और जब बारिश आता है, हम सब टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश चिरापुंजी में लगता है ना। तो दूसरी जगह है ये बेल्ट, कोडगू। तो इतना ज्यादा बारिश आता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है सब कट के गिर जाता है और पेड़ सब गिर जाते हैं, बिकॉज ये हिल स्टेशन है, बहुत सारे पेड़ है और करंट नहीं होता है, बिजली चला जाते हैं। हमारे यहाँ रिकॉर्ड है अराउंड 37 to 40 डेज बिना करंट, लाइट नहीं, कुछ नहीं। तो फ्रिज नहीं चला सकते, इन्वर्टर भी उतने दिन नहीं चलेगा, फोन नहीं, फ्रिज नहीं, मिक्सी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हर रोज फ्रेश पकान करनी है खाना खाने के लिए, ये सब वी डू ऑल दैट। और जो भी है हमें एडजस्ट करनी होती है। ये चैलेंज ही है, मगर हम इसको फेस करनी है, हमको जीवन चलाना है। मगर अब थोड़ा बहुत अब जनरेटर से काम चला लेते हैं, मगर जनरेटर भी कितना टाइम हम चला सकते हैं। तो हम बहुत मिनिमलिस्टिक लिविंग ऐसे हम फॉलो करते हैं ताकि बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। हम ये बारिश की पानी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसीलिए आप फर्स्ट देखा कि ये मोमबत्ती है, क्योंकि अभी 4 दिन हो गया यहाँ करंट नहीं है और मेरी फोन भी सिर्फ इसके लिए इंटरव्यू के लिए चार्ज की थी और पता नहीं कब चार्ज चले जाएगा। हाँ, तो ऐसे है। तो लोग जब मुझसे पूछते हैं कि कोविड हो गया, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तुम्हारे जीवन में क्या चेंज हुआ, मैं बताती हूँ चेंज ही नहीं है, वो ऐसे ही है, जैसे थी वैसे ही है, सिर्फ मास्क डालना पड़ता है बस। मगर उससे पहले जो कर रही थी वही कर रही हूँ अभी बस। एक बड़ी चेंज है कोविड के बाद, वो है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बड़ी बच्ची जो है स्कूल जाती है, 1st स्टैंडर्ड में है वो, और वो होम स्कूलिंग करना पड़ती है। तो ये मैं प्रिपेयर नहीं थी और बहुत ज्यादा टाइम जाते हैं उसमें।
तो वो बहुत बड़ा चेंज है, मगर अदर देन दैट कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे ही है, ये लाइफ है मेरी। कोविड से बड़ी चुनौतियां आपको आए दिन हर दिन देखने को मिलती है हर समय। जी हाँ। और जब मैं सोशल मीडिया पे जाती हूँ, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये सब, लोग को हर एक चीज के बारे में कंप्लेन करने के लिए सिर्फ इतना सा रीजन चाहिए, कंप्लेन करना जारी हो जाता है, हाँ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको प्रॉब्लम है, हर इंसान को प्रॉब्लम रहते ही है, मगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, तो हमें एक स्टेप पीछे लेके देखना है कि ठीक है, मुझसे ज्यादा कोई ना कोई है इस दुनिया में जो मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये हम समझ लेंगे और ये जारी रखते हैं तो चल सकते हैं। और एक और भी चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं बात करती हूँ, हर बार लोग सोचते हैं कि ओ सब कुछ ठीक ठाक है, वो सब ठीक कर रहे हैं, ये इसमें कामयाबी है उसके, उसमें कामयाबी है, वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे डांस करते हैं, ऐसे गाते हैं, बाबा सो मेनी थिंग्स। और माँ बनने के नाते, पत्नी बनने के नाते, घर चलाना है, बस बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, मगर हमें ये भी समझ आनी चाहिए कि इट्स ओके टू से स्टॉप। आराम करने भी बहुत जरूरी है। जीवन पे हम दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम गिर जाएंगे, हमें चलना चाहिए। चल के थोड़ी बहुत टाइम आती है शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में, जो हमें एक अलार्म देते हैं कि स्टॉप, ज्यादा कर रहे हो, स्टॉप। तो मुझे लगता है कि ये रेस्ट, ये आराम जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम पे बहुत डांसर्स है जो सोचते हैं कि ओ कुछ ना कुछ करना है, ये संयोजन करना है, ये सृजन करने हैं, ये दिखाना है, वीडियो बनाना है, वगैरह वगैरह, इतना टेंशन हो रहा है। मगर मैं बताना चाहती हूँ कि इट इज ओके टू डू नथिंग। अब कुछ भी ना करो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाले हैं आपका। तो इट्स इम्पोर्टेंट, ये प्रेशर मत डालना है अपने आप के ऊपर, ये मैं सोचती हूँ, क्योंकि प्रेशर बहुत ही खतरनाक चीज है। अच्छा, आपने तो बताया कि आपको जब नृत्य के अभ्यास करने के बाद या बाकी जो भी समय बचता है, जिम्मेदारियां भी हैं अपनी जिसको निभाती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि सब कुछ करना है, उसके बाद फिर आप पढ़ने का भी वक्त निकालते हो, खूब सारा पढ़ते हो, खूब किताबें, और अब थोड़ा टाइम कम है पढ़ने के लिए अब कम है, पहले था जी। लेकिन फिर भी इतनी गहराई और इतने फिलोसॉफिकल जो थॉट है वो कहाँ से आए? वो शायद मेरी परवरिश, मेरी माँ बाप जो है, माता पिता, वो मुझे बहुत बहुत अच्छे तरह से दिखाए हैं कि हर किसी इंसान को सब आसानी से नहीं मिलनी चाहिए। हम मेहनत करनी है और सिंसियरिटी रखनी है और ऑनेस्टी के साथ हम हर काम जो है वो करनी है। वो उन्होंने बहुत कुछ सिखाई है मुझे। और मेरी डैड फौज में थे, तो बहुत अनुशासन, स्ट्रिक्टनेस था। मैं जब कॉलेज जाती थी तो मुझे लगती थी कि वो उतना फ्रीडम नहीं है, मगर अब जब मैं पीछे देखती हूँ कि गुजरे हुए दिन देखती हूँ तो लगता है नहीं, वो अच्छा था, ठीक था, क्योंकि मैं करेक्ट दिशा पे गई और बहुत कुछ कर सकती थी, अचीव कर सकती थी, इसीलिए क्योंकि वो मुझे इतना अच्छे से गाइडेंस दी थी। और जो फिलॉसफी के बारे में हम बताते हैं, हमारे बेस्ट फिलोसफर्स होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स जो है, मुझे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बहुत ही कम, मगर बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है। और हम गपशप नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, अलग लोगों के बारे में नहीं बात करते। हम सिर्फ, अगर डांस की फ्रेंड्स है तो सिर्फ डांस के बारे में ज्यादा से ज्यादा यही बात करते हैं और एक दूसरे को हम उठाते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, गिरने नहीं देते हैं जो भी फ्रेंड्स हो, क्योंकि हम सिर्फ हमारे बारे में सोचे तो कुछ भी नहीं चलेगा। हम हमारे ओन बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
हर एक को उठाना है, हमें आगे आना चाहिए, मगर हमारे साथ हर किसी को लेके जाना है। तो इस फील्ड में, डांस के फील्ड में मेरे बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि मैं ऐसे ही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है कि मेरे साथ सब आगे चले। हम कला की ओनर नहीं है, कला हमें चुनते हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में कर रहे हैं, ये कला के लिए एक सेवा है बस। ये हमारे भाग्य है जो कला हमें चुना है। तो ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है ना, हम ये कर्म को करके दिखाना है बस कि ये हम कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके ये काम करेंगे तो और भी ज्यादा आगे चलेंगे बस। मैं अभी 2 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ और मैं एक शोधकर्ता हूँ। जूनियर फेलोशिप मिला है मुझे गवर्नमेंट से। तो इसी दिशा में जब मैं जा रही हूँ तभी मुझे बहुत सारे लोग कहने लगे कि ओ तुम कोडवा भाषा में रिसर्च कर रहे हो, ये किसी भी नहीं किया, तुम ही कर रही हो, एक ही पर्सन हो। मैं फर्स्ट थिंग मैं बोलती हूँ कि ये मुझे बहुत दुख देती है कि सिर्फ मैं कर रही हूँ। कितने सारे लोग हैं जो ये कर सकते हैं मगर कर नहीं रहा है। ये बहुत दुखी की बात है। और मेरी वही कामना है कि और भी लोग ऐसे काम करें ताकि हमारे कोडवा कल्चर भी बढ़ाए। तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत सारी असाधारण बातें जानने को मिली और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास अभी लगभग 10 मिनट है। okay. तो है ना, आपका मोबाइल अभी चलेगा ना, चार्ज है? चार्ज तो हम थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ेंगे फिर कि कविताएं भी आप फिर इसी भाषा में लिखती होंगी? जी, मैं कविता कोडवा भाषा में भी लिखती हूँ, कन्नड़ा में भी लिखी हूँ थोड़ी बहुत, मगर ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में, हाँ अंग्रेजी में लिखती हूँ। जी, अंग्रेजी में लिखना 2004 से शुरू किया और ऐसे ऑन एंड ऑफ लिखती थी। अब तक 30-40 कविता हो गए। हाँ, ऐसे। कविता का मूल स्वर क्या है, मतलब इम्प्रेशन क्या है, किस तरह? एक्चुअली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं 2004 में स्टार्ट की थी, वो बहुत इमेच्योर और जो वो पहले वो जो रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं ना हमारे दोस्तों के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, ये सब, क्योंकि यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू बीइंग एन अडल्ट। हम अडल्ट हो रहे हैं तब हमें पता चलते हैं कि हमारे इमोशंस का क्या मतलब है, क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है हमें। तो ये बहुत ही एक इनोसेंट फीलिंग मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेटली, दुखी की बात है कि थोड़ी बहुत मेरी फ्रेंड्स गुजर गए और ये जब मैं कॉलेज में थी, और ये मुझे बहुत इफेक्ट हुआ और बहुत दुख था मेरे मन में और बहुत ही डिफिकल्ट फेज में चल रही थी। तो ये बहुत ग्राफिक भी लगता है ऐसे। और फिर थोड़ा 5-6 साल से जो पोएट्री है वो और फिलोसफिकल हो रहा है और कोई मल्टी लेयर्ड पोएट्री आ रहे हैं। भगवान से बात करते हुए 2-3 पोएट्री लिखी हूँ मैं। और जो कोडवा में भी मैं पोएट्री लिखी थी, वो भी उसका टाइटल अंग्रेजी टाइटल है, उसका टाइटल है कॉन्वर्सेशंस विद शिवा। तो वैसे तो बहुत ही नेचुरल फ्लो है जो उसके, हम डांस में कहते हैं स्थाई भाव। तो जो भी डांस करते हैं तो उसमें एक अभिनय का स्थाई भाव होते हैं। तो पोएट्री में भी शायद आपने वो टर्म जो यूज किया है, स्थाई भाव, ऐसे। तो बहुत ही चेंजेस है। जैसे मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई वैसे मेरी पोएट्री भी चेंज होके आई समय के साथ, कला के साथ। और फिर जो मैच्योरिटी लगातार काम करते हुए आई, उसका प्रभाव तो कविता में भी आया होगा निश्चित रूप से। आगे उसकी कोई ना कोई किताब भी बनेगी, मुझे लगता है।
ये मेरे हाथ पे नहीं है, देखती हूँ क्या होती है। आगे लेके चलते हैं। मैं जो भी काम कर रही हूँ अभी, जो कविता है, कविता लिखना है, या ये रिसर्च वर्क या एडिटिंग, लेखक जो आर्टिकल्स लिखती हूँ, ये सब मुझे ये प्लान करके नहीं थी। ये सिर्फ ऐसे हुई कि जी मैं बचपन पे बहुत पढ़ती थी, तो पढ़ने की बहुत शौक था। ऐसे ही वो ऑर्गेनिक चेंजेस हो गई और डांस भी पढ़ ली, और फिर उसके बाद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर की। तब एक बहुत बड़ी गुरु ने मुझसे पूछा कि ये इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर्स रख के तुम क्या करने वाली हो डांस पे, कोई यूज नहीं है, तुम मास्टर्स नहीं करो इसमें। और मैं बताई ना, इस मामले में थोड़ी जिद्दी हूँ, तो मैंने मम्मी से भी बोली कि नहीं मैं करूंगी, यही मेरी पैशन है, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये लिटरेचर पढ़ना। तो अगर वो गुरु के बात मैंने सुन ली और नहीं की ऐसे, तो शायद आज मैं ये सब नहीं कर पाती। मगर वो लिटरेचर की मास्टर्स है मेरे पास, तो इसीलिए मैं लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेजेस की हिस्ट्री जो है वो सब पढ़ी मेरी डिग्री में। तो उसका वो नॉलेज जो है मुझ में, ये सब एक जिगसॉ पजल की तरह है, सब इकट्ठा करके रखे तो सब मिल गए। तो इट्स जस्ट हैपेंड दैट ये सब मिलके अभी एक एक फूल खिल रहा है। ये पोएट्री का, ये डांस का, ये म्यूजिक का, ये रिसर्च का, और शायद ये बगीचा और बेहतरीन हो पाए। पता नहीं। कॉन्फिडेंस तो बहुत है, आशा भी बहुत है, आशा एनर्जी बहुत है, मन में सात्विकता है। सबको जो कहा ना कि हमारे साथ साथ सबका भला हो, मित्रों का भला हो, लोगों का भला हो, ये सब सोसाइटी से खत्म हो चला है। एक आध कोई संत बाबा आप जैसा कोई है जो इस तरह से सोचता है। ओह गॉड, ये बात सुन के मम्मी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ये हर बार ऐसे बोलते रहते हैं, क्योंकि मम्मी राघवेंद्र स्वामी की बहुत बड़ी भक्त है। राघवेंद्र स्वामी जी एक गुरु है, और राम जी की बहुत बहुत बड़े भक्त थे। तो माँ बहुत मानते हैं उसके बात को, उसके फॉलोअर है। तो हर बार बोलते हैं कि तुम इतना बात करते हो, इतना बात करते हो, कहाँ से तुम्हें ये सब फिलॉसफी आया, कहाँ से किसी सेंट को फॉलो करते हो क्या? मैंने बताया कि नहीं कुछ भी नहीं, मुझे क्या लगता है मैं दिल से बोलती हूँ। ये हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता है ये दिल से बात करना, ये मुंहफट तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता है। मगर मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे ही बात करती हूँ, जो भी मेरे दिल में है मैं बताती हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है तो बताती हूँ, अच्छा नहीं लगता है तो वो भी बताती हूँ। हमारे बहुत अच्छे छोटे भाई की तरह हमारे मित्र हैं, छोटे भाई कह लो उनको, अशोक मिश्रा उनका नाम है। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हर मनुष्य अपने स्वभाव में होता है। तो स्वभाव में होना अपने आप में एक बड़ी चीज है, और उसको जीना चाहिए हर हाल में, चाहे दुनिया विरुद्ध हो जाए, लेकिन हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी छोटी बात है, मगर बड़ी बात कहा है उन्होंने। मैं उनकी इस बात को हमेशा नोट करके रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हमारा जो अपना एक हमारे सोच का धरातल है, हमारे एक मैथमेटिक्स में दशमलव होता है ना, पॉइंट, जी ये हमारे मन में भी कहीं है, एक सूक्ष्म बिंदु। उसको टच करके रखो, उस पर टिके रहो, उस पर बने रहो, तो फिर आपका जो विस्तार है, आपका सोच है, आपकी दृष्टि है, वो फिर बहुत तौल उसकी बराबर होगी। जी बिल्कुल। तराजू की सुई जो सीधी होती है, कितना एफर्ट करके वो सीधी होती है, कभी यहाँ कुछ चढ़ाओ, कभी वहां कुछ चढ़ाओ, तब जाके वो सीधी होती। वो सुई की नोक या ये दशमलव वाला जो पॉइंट है, यही मनुष्य का अपने स्वभाव में होना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आभारी हूँ कि मैंने आपको इस कार्यक्रम में इस तरह से बात करते हुए प्राप्त किया। और नहीं सर, ये मेरी भाग्य है जो आपने मुझे बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा।
इतनी इतनी महत्वपूर्ण, इतनी महान बातें शायद पहली बार मैं किसी कलाकार के मुंह से सुन पाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात के लिए मैं क्या कहूँ कि मैंने खूब सारा हिंदी बुलवाया, तो वो तो मैंने अच्छा किया। मैंने कहा ना, आठवीं क्लास में हिंदी छोड़ दी, उसके बाद हिंदी नहीं पढ़ी। इतना ही आती है मुझे, मैनेज करती हूँ। प्लीज माफ कीजिए, अगर कोई गलती हो गई बात करने में तो प्लीज माफ कर दीजिए। बहुत अच्छी बात हुई, और मैं निश्चित रूप से मैं आपके गुरु को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा तैयार की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। सभी जो हमारे साथी, आपके मित्र, हमारे मित्र वार्तालाप जी, में आप साथ रहे, उन सब सब लोगों को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।